हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में फार्म मशीनरी एंड पावर सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे एक टॉपिक हो चुका है। कल की क्लास में हमने देखा था कि स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया, यानी कि जो कृषि शक्ति है उसकी इंडिया में क्या स्थिति है, इस पर हमने चर्चा की थी। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ फार्म पावर, यानी कि कृषि शक्ति होती है उसके क्या क्या सोर्स होते हैं, उनके उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक कल की क्लास में जो टॉपिक था उससे मिलता जुलता ही टॉपिक है, कोई खास अलग चीज है नहीं। इसलिए आप यदि आपने कल की क्लास देखी है तो अब आज का जो ये टॉपिक है वो आसानी से आप समझ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पुराने पेपर या गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कृषि शक्ति के स्रोत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कृषि शक्ति या फार्म पावर जिसे हम कहते हैं ये होती क्या है। तो फार्म पावर क्या होता है कि उस ऊर्जा से है इसका तात्पर्य जिसका उपयोग विभिन्न कृषि कार्यों को करने के लिए किया जाता है। यानी कि हम जब खेत की तैयारी से लेकर बुआई से लेकर जब हम हार्वेस्टिंग यानी कि उसको कोई भी कृषि करते हैं तो उसकी बुआई से लेकर कटाई तक हम जो भी कार्य करते हैं वो सभी इसमें फार्म शक्ति या कृषि शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि उसमें आता है टिलेज हो गया यानी जुताई वगैरह जो होती है, या सोइंग हो गई, इरिगेशन हो गया, इंटरकल्चर यानी कि जो निराई गुड़ाई होती है, या हार्वेस्टिंग हो गई कटाई, या फसल परिवहन शामिल होता है। यानी कि ये जो भी हम कृषि से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं वो सभी फार्म शक्ति या कृषि शक्ति के अंतर्गत आती है। कृषि शक्ति के स्रोत इन कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि कोई निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है वो जो सोर्स जो होते हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वो कौन कौन से सोर्स होते हैं, तो जिनमें सबसे पहला आता है ह्यूमन पावर यानी कि मानव शक्ति, जो कि सबसे प्राचीन समय में ये काम में ली जाती थी, या मूल स्रोत जो होता है। मानव शक्ति कृषि शक्ति का सबसे पुराना और मूल स्रोत होता है। इसमें किसान एवं मजदूरों की शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि मनुष्य स्वयं कार्य करता है, उसकी स्वयं की ऊर्जा खर्च करता है। जैसे कि निराई गुड़ाई करते हैं तो उसमें हम किसी भी प्रकार के दूसरे उपकरणों का, जैसे कि कोई ट्रैक्टर वगैरह या किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं करते हैं, पशु का प्रयोग नहीं करते, वो स्वयं स्वयं काम करते हैं। जिसमें हमारी स्वयं की यानी मनुष्य की ऊर्जा खपत होती है, तो उसे उसे कहते हैं मानव शक्ति। इसमें क्या होता है, मानव शक्ति का उपयोग मुख्यतः बुआई, रोपाई, निराई गुड़ाई या तथा कटाई जैसे कार्यों में होता है। ये छोटे खेतों के लिए उपयुक्त तो है, लेकिन इसकी दक्षता और कार्य क्षमता जो होती है वो सीमित होती है। यानी कि आपने देखा होगा कि एक तो कोई पशु है जो बैल है, एक तो उसकी कार्य करने की क्षमता होती है, एक मनुष्य की कार्य करने की क्षमता होती है, और उनकी दोनों की तुलना में जो ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं, जो यंत्र होते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता होती है। तो ये सब अलग अलग क्षमताएं होती है। मनुष्य सबसे पहले उसकी ऊर्जा खत्म होगी, पशु की थोड़ी देर और चलेगी और ज्यादा थोड़ा काम करेगा मनुष्य से, और ट्रैक्टर में जितना आप काम करवाना चाहो उतना कर सकता है। ये छोटे खेतों के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी कि जो मनुष्य होता है वो एक छोटे से खेत में ही काम कर सकता है या उसमें ही कृषि कर सकता है। अगर बिना किसी अन्य सोर्स के बिना वो बड़े भूभाग में खेती नहीं कर सकता है। फिर आता है एनिमल पावर जिसे हम कहते हैं पशु शक्ति। पशु शक्ति से तात्पर्य क्या है कि कृषि कार्यों में बोझा ढोने के लिए जो पशुओं का हम उपयोग करते हैं उससे इसका तात्पर्य या इससे ये रिलेशन है। जैसे कि बैल हो गया, भैंस, ऊंट और घोड़े पशु शक्ति के सामान्य स्रोत होते हैं, यानी कि इनका हम सामान्य कृषि कार्यों में प्रयोग करते हैं। किन किन का, बैल हो गया, ऊंट हो गए, घोड़े वगैरह जो होते हैं इनका हम जो वजन ढोने में भी प्रयोग करते हैं। बैलों का हम प्रयोग पुराने समय में आपने सुना होगा कि जो बैल होते हैं उनसे हम खेती करते थे, उनसे जुताई करते थे, और भी जो कृषि में काम में इनको लेते थे। पशु शक्ति का उपयोग जुताई करने में, बीज बुआई करने में और बैलगाड़ी द्वारा परिवहन में किया जाता है। ये मशीनों की तुलना में सस्ती होती है लेकिन धीमी और कम दक्षता होती है। यानी कि जो मशीनें होती है उनसे सस्ते तो होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि जो मशीनों की कार्य करने की जो क्षमता होती है उनकी तुलना में इनकी जो पशुओं की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। और इनकी जो गति होती है वो भी बहुत धीमी होती है। यानी कि यदि हम बैल से 1 हेक्टेयर में जुताई करते हैं तो हमें काफी दिन लग सकते हैं, या 1 दिन 2 दिन लग सकते हैं।
वही यदि हम उसी क्षेत्रफल में यदि हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो 1 घंटा भी मुश्किल से लगेगा, यानी कि बहुत जल्दी टेक मशीनों से काम होता है और इनसे बहुत धीरे काम होता है। फिर आता है मैकेनिकल पावर, यानी कि यांत्रिक शक्ति, जिसमें क्या होता है कि जो इंजन से संचालित मशीनों द्वारा प्राप्त की जाती है। और जिसमें आता है ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, जिसे जब हम हार्वेस्ट करते हैं गेहूं वगैरह को हम काटते हैं। थ्रेशर यांत्रिक शक्ति के प्रमुख स्रोत, यानी कि जब हम कोई फसल को दाने, जो दाने होता है उसको भूसे से अलग करते हैं, उसे कहते हैं थ्रेशर। तो ये सभी क्या होते हैं, ये आते हैं यांत्रिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यांत्रिक शक्ति बड़े स्तर पर और समय पर कृषि कार्य करने के लिए सहायक होती है, यानी कि जो कृषि जो यांत्रिक शक्ति होती है वो एक बड़े स्तर पर यानी बड़े भूभाग पर काम में आती है। समय पर कृषि कार्य करने, यानी कि जब हम बुआई करते हैं तो समय पर बुआई करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो उत्पादन पर जो प्रभावित कर सकता है, यानी कि यदि हम फसल की बुआई है जो समय पर नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं फसल की जो उपज होती है, जो प्रोडक्शन जो होता है उसको प्रभावित करता है। तो समय पर बुआई करना या समय पर कोई भी कृषि कार्य होता है, जैसे कि पेस्टिसाइड का छिड़काव करना, खरपतवार नियंत्रण करना, निराई गुड़ाई करना, हार्वेस्ट करना, ये सब क्या होता है समय पर होना चाहिए। तो जो यदि हम यांत्रिक जो शक्तियों का सहारा लेंगे या इनका उपयोग करेंगे तो ये जो कृषि कार्य होते हैं वो भी समय पर पूर्ण हो सकते हैं या हो जाते हैं। इसके बाद आता है कि ये कार्य क्षमता, दक्षता और फसल सघनता को बढ़ाती है। भारत में ट्रैक्टरों की संख्या में पिछले वर्षों में तीव्र वृद्धि हुई है। वर्ष 1960 में भारत के लगभग 0.05 मिलियन ट्रैक्टर थे, जो 2022 में बढ़कर 8 मिलियन से अधिक हो गए हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी इसमें जो ट्रैक्टरों की जो संख्या होती है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। यानी कि 1960 में तो थे केवल 0.05 मिलियन ट्रैक्टर थे, लेकिन अब जो 2022 तक जो बढ़कर जो ट्रैक्टर हुए हैं वो 8 मिलियन से भी अधिक ट्रैक्टरों का विकास हुआ या ट्रैक्टर है अभी भारत में। इसके बाद आता है कि जो इंडिया में है ना कि जो इस तीव्र वृद्धि के कारण भारत विश्व के सबसे बड़े ट्रैक्टर उत्पादक और उपभोक्ता देशों में शामिल हो गया है। पावर टिलर मुख्यतः भारत के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में अधिक लोकप्रिय है, यानी कि जो पावर टिलर होता है वो ज्यादातर भारत के पूर्वी और दक्षिणी जो राज्य होते हैं उनमें ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। ये छोटे खेतों में तथा दलदली या आर्द्र भूमि परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी कि जो दलदली मिट्टी होती है वहां पे ज्यादातर पावर टिलर जो होते हैं वो काम में आते हैं, या जो छोटे खेत होते हैं या जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है तो वहां पे पावर टिलर का प्रयोग किया जाता है। कृषि में डीजल इंजन का उपयोग व्यापक रूप से सिंचाई, थ्रेसिंग और परिवहन के लिए किया जाता है, यानी कि जो डीजल इंजन होता है जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं, ट्रैक्टर जो डीजल से चलता है उसमें डीजल हमें डालते हैं, उससे काम जो ट्रैक्टर होता है वो डीजल से चलता है। तो वो किस किस के काम में आता है, जैसे कि डीजल हो गया, जो डीजल जो जनरेटर होता है, वो जो मोटर होती है उसमें भी कई मोटर ऐसे होते हैं जिनमें डीजल वगैरह या जनरेटर होते हैं। तो ये सब सिंचाई में काम में आता है, थ्रेसिंग काम में आते हैं, या परिवहन का जो काम होता है उसमें ये काम में लिए जाते हैं। इसके बाद आता है कि हालांकि वर्तमान में डीजल इंजनों से विद्युत पंपों की ओर धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो विद्युत पंप होते हैं उनके उनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि जो विद्युत पंप होते हैं उनका आविष्कार हो रहा है, वो विकसित हो रहे हैं और उनका उपयोग लगातार ज्यादा हो रहा है। ये परिवर्तन ईंधन लागत को कम करने और कृषि में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में सहायक होता है, यानी कि जो विद्युत पंप यदि हम प्रयोग करते हैं, यानी कि सौर पंप हो गया, सौर ऊर्जा वाले जो प्लांट होते हैं, यदि हम उनका प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, ईंधन लागत जो होती है वो कम हो जाती है और जो ऊर्जा दक्षता होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। फिर आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति में क्या आता है कि जो विद्युत शक्ति की का उपयोग जो है वो कृषि में विशेष रूप से सिंचाई के लिए व्यापक रूप से किया जाता है, यानी कि जो विद्युत होती है, जो जो बिजली होती है उसका सामान्य यदि उपयोग देखा जाए कृषि में तो वो होता है इरिगेशन में, यानी सिंचाई में इसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है। भूजल को उठाने के लिए विद्युत मोटर द्वारा पंप चलाए जाते हैं, यानी कि जो भूजल होता है जैसे कि कुएं हो गए या ट्यूबवेल हो गए, ट्यूबवेल में आपने देखा होगा कि मोटर अंदर डाली जाती है ताकि पानी जो है वो बाहर फेंक सके या पानी को भूजल यानी भूमि के अंदर से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। विद्युत शक्ति निरंतर और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करती है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में विद्युत शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि जो कृषि उत्पादन जो होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको बढ़ाने में जो विद्युत शक्ति होती है
उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो विद्युत शक्ति जो होती है उसका मुख्य उपयोग सिंचाई करना होता है और बिना सिंचाई के जो उत्पादन होता है वो ज्यादा नहीं हो सकता या उत्पादन संभव नहीं है। फिर हम देखते हैं अगला जो हमारा सोर्सेस आता है वो आता है नवीकरणीय कृषि शक्ति सोर्स, यानी कि नवीकरणीय जो सोर्स वे ऊर्जा सोर्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः उपलब्ध होते रहते हैं और पर्यावरण अनुकूल होते हैं, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होते हैं, ये लगातार वापस बनते जाते हैं और जो प्राप्त होते रहते हैं, यानी कि उपलब्ध होते रहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई या जो बायोगैस होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग जो है वो विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में सिंचाई हेतु सौर पंपों के माध्यम से किया जाता है, यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है उसका ज्यादातर उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम जैसे कि तो कोई ऐसा खेत है जहाँ पे सिंचाई करनी है और वहां पे विद्युत की यानी कि बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वहां पे आप सौर ऊर्जा यानी कि सौर पंपों का प्रयोग करके सौर जो ऊर्जा होती है वो बनाकर वहां पे सिंचाई कर सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा की जो प्लेटें होती है वो लगाई जाती है जो कि सूर्य की जो रोशनी होती है उससे वो चार्ज होती है और उससे ऊर्जा बनती है। पवन ऊर्जा का उपयोग उपयुक्त क्षेत्रों में जल पंपिंग या लघु ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। बायोगैस जैविक अपशिष्ट से बनाई जाती है और इंजन चलाने तथा घरेलू कार्यों में भी उपयोग होती है। नवीकरणीय स्रोत जो होते हैं वो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हैं और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देते हैं, यानी कि जो नवीकरणीय जो सोर्स होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो लगातार वापस बनते हुए रहते हैं और उपलब्ध होते रहते हैं, जिनमें आता है एक तो पवन ऊर्जा होगी, एक दूसरा आता है जो सौर ऊर्जा होगी और जो बायोगैस होते हैं वो तीनों इसमें शामिल होते हैं। इनके उपयोग क्या क्या होते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो इस क्लास का जो जो समरी होती है वो क्या है कि जो पारंपरिक जो शक्ति थी यानी कि पहले के जो समय में जो ट्रेडिशनल जो पावर थी वो मानव और पशु से थी, और जो मॉडर्न जो पावर है वो यांत्रिक और विद्युत की है, और आने वाले समय में क्या होगा कि नवीकरणीय जो सोर्स होते हैं उनका उपयोग किया जाएगा, यानी कि भविष्य उन्मुख शक्ति, यानी कि जो अभी जो यांत्रिक और विद्युत जो प्रचलन है वो भविष्य में कम होगा। भविष्य में जो सौर ऊर्जा होती है या जो पवन ऊर्जा होती है उनका उपयोग ज्यादा किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास सोर्स ऑफ फार्म पावर, यानी कि जो कृषि पावर शक्ति होती है उसके क्या क्या स्रोत होते हैं, ये इसमें आज की क्लास में हमने ये टॉपिक देखा। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और यदि आपने क्लास अच्छे से देखी है, नोट्स अच्छे से बनाए हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए या बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल उपलब्ध होगा वो आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो वो आप जो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी आप डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।